हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो, ऑलरेडी हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हम लोग पढ़ चुके थे हमारे ईसीएल के अंदर। ठीक है, वो ऑलमोस्ट काफी सारे उसमें देखो केसेस और हम लोग ने सब कुछ पढ़ा था, वो सब कुछ आपको सेम पढ़ना है। प्लस वहां पे काफी सारी डेफिनेशन थी, लाइक गुड्स, देन डिफेक्ट, देन डेफिशिएंसी। ठीक है, वो काफी सारी डेफिनेशंस हम लोग ने वहां पे जो भी डिस्कस की थी, वो भी सब कुछ एज इट इज पढ़ना है। अगर आप अमेंडमेंट का जो ओरिजिनली सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखी है। उसमें गुड्स की डेफिनेशन वापस लिखी है, डेफिशिएंसी की डेफिनेशन वापस लिखी है, डिफेक्ट की डेफिनेशन वापस लिखी है। ठीक है, तो देखो, पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट है, जो गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, जरूरी नहीं है कि वो सब चीज में चेंज है ही है, बराबर। हाँ, उन लोग ने काफी टाइम ये भी किया होगा कि जैसे भी गुड्स की कोई डेफिनेशन होगी या डेफिशिएंसी की कोई डेफिनेशन होगी, तो उसमें एक वर्ड इधर उधर किया होगा, या तो एक वर्ड ऐड किया होगा, या तो एक वर्ड निकाल दिया होगा। वो है करेक्ट। बट एज अ स्टूडेंट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। तो जो डेफिनेशन, जितनी डेफिनेशन हम लोग ने 1986 में जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था ईसीएल के अंदर, आपको वही रेफर करना है। प्लस लेकिन एडिशनल चीज है जो 1986 के अंदर नहीं थी, जो 2019 में बनाई गई है, नई चीजें ऐड की गई है। ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे खाली डिस्कस करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ईसीएल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा जो मॉड्यूल के अंदर, ईसीएल के अंदर, जैसे आपने चैप्टर देखा रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो खत्म होता है, उसके पीछे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दिया हुआ है। वो भी कुछ अच्छे खासे पेजेस का है। उतना आपको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिफर दिस नोट्स ओनली, जो मैं आज आपको यहाँ पे लेक्चर में बता रहा हूँ, उतना रेफर करो। दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स। इससे ज्यादा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या चीजें पुराने में थी, क्या चीज नई ऐड हुई, जो कहीं पे कुछ डेफिनेशन भी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जैसे 1986 में ये था और 2019 में ये चीज की गई है। कुछ चीजें ऐसी है जो फर्स्ट टाइम ही नया है, जो पहले था ही नहीं, जैसे मीडिएटर वाले कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो सब कुछ चेंज हो गया है। देन हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन की जो मॉनेटरी लिमिट पड़ी थी, वो मॉनेटरी लिमिट चेंज हो गई है। ठीक है, उसके नाम भी थोड़े बहुत मॉडिफाई कर दिए गए। तो वैसे काफी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब, जैसे जनरली आपको पता है कि ओरल या रिटन फॉर्म में कोई भी प्रेजेंटेशन किया जाता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो बन गया एडवर्टाइजमेंट। डेफिनेशन पढ़े तो देखो क्या लिखा है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी। ऑडियो भी आता है इसमें, खाली ऑडियो भी आएगा, रेडियो पे हम लोग सुनते हैं, दैट इज ऑडियो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, विजुअल पब्लिसिटी तो जो विजिबल है प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी तरीके से करो, चाहे मैं वेबसाइट पे डालू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करूं, प्रिंट मीडिया को यूज करूं, सर्कुलर बना के डालू, लेबल बना के लगाऊ, देन इनवॉइसेस प्रिंट करके छाप दो, तो ये सब कुछ क्या है, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म है। ठीक है, ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अभी देखो, जब भी कोई भी गुड्स की कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो बाद में जब कोई पार्टी क्लेम करता है कि अप टू द मार्क नहीं है, तो काफी टाइम यहाँ पे उनकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई जाती है कंप्लेन फाइल होने पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी? सो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मीन्स अ लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की कोई लेबोरेटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है या एस्टैब्लिश किया गया है, recognized by the state government subject to such guidelines as may be issued by the central government in this behalf and established by or under any law for the time being in force। जैसे या तो अगर कोई रिकॉग्नाइज किया गया थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो लेबोरेटरी है ये
ऑफिशियली हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं थ्रू नोटिफिकेशन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, या तो फिर कोई लॉ के थ्रू फॉर टाइम बिंग इनफोर्स अगर कोई एस्टैब्लिश किया जाता है तो वो भी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की डेफिनेशन में आएंगे। तो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का जो डेफिनेशन है वो 3 पार्ट में बनता है। पहला हमारा पार्ट बन गया रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हमारा पार्ट बन गया रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा हमारा पार्ट बन गया एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ओके, उसमें हमारा थर्ड पॉइंट का थर्ड लाइन है इंपॉर्टेंट है, फॉर कैरिंग आउट एनालिसिस और टेस्ट ऑफ एनी गुड्स के ऊपर कोई टेस्ट करना है या कोई एनालिसिस करना है विद द व्यू टू डिटरमाइनिंग वेदर सच गुड्स सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ठीक है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है। अभी जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं, अराउंड कुछ साल पहले, एग्जैक्टली मेरे को ईयर्स नहीं याद है, अमूल बटर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कोई तो एक पर्टिकुलर एरिया में टीम ने, पुलिस की टीम ने रेड मारी थी, तो उसमें उन लोग को एक पर्टिकुलर प्लेस से, गांव से 1000 किलो बटर मिला था। अब वो 1000 किलो बटर उनको तो पक्का यही लगा कि ये पक्का मतलब बोलते ना झोल वाला प्रोडक्ट है, जो अमूल बटर के नाम पे प्रोडक्ट बेच के चिपका रहे हैं, बना के, मतलब डुप्लीकेट अमूल बटर बना रहे थे वो लोग। ठीक है, अब जब ऑब्वियसली किसी को आप पकड़ोगे उसके अंदर, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है, तो ऑब्वियसली खुद को डिफेंड करने के लिए लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग करवाई जाती है पहले कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अमूल बटर एंड व्हाट इज द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर बटर। तो उससे एस्टैब्लिश कर सकते हो कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है या नहीं है, ये सब चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है। तो टेस्टिंग एंड वो सारी चीजें कहाँ पे होगी, वो होगा एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में। देन कंप्लेनेंट, अच्छा देखो ये डेफिनेशन है ना, वापस मैं डिस्कस यहाँ पे इन डिटेल नहीं करने वाला हूं। उसका रीजन ये है कि ये डेफिनेशन जो हम लोग ने 1986 में पढ़ा था ये वही है। देखो कंज्यूमर, वॉलंटरी एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो सारे के सारे जॉइंटली सेम इंटरेस्ट अगर सबका अफेक्ट होता है तो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ अगर हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेनेंट। 1986 का जो डेफिनेशन था ना वो यहां तक था, 6th पॉइंट तक था, लेकिन 7th पॉइंट इसमें ऐड किया गया 2019 में, और वो बन गया इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, अगर कोई कंज्यूमर माइनर है, हिज पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, वो भी क्या बन गए, कंप्लेनेंट बन सकते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट 1986 की डेफिनेशन में नहीं था, जो 2019 में प्रॉपरली हाईलाइट करके बनाया गया। करेक्ट, तो अभी हमारा जो डेफिनेशन होगा कंप्लेनेंट का वो टोटल 7 पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। क्लियर, तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंप्लेनेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? Direct selling means marketing, distribution and sale of goods or provisions of a service through a network of a seller other than through a permanent retail location. अगर कोई टेम्पररी बेस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कोई पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, क्या लिखा है देखो, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अ सेलर। सेलर का नेटवर्क यूज करके अगर कोई टेम्पररी एस्टैब्लिशमेंट बनाया जाता है और उसके थ्रू अगर प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वो जो टेम्पररी एस्टैब्लिशमेंट है वो भी क्या माना जाएगा कि दे आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी क्या कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। लेकिन देखो क्या लिखा है, अदर देन थ्रू परमानेंट रिटेल लोकेशन। परमानेंट रिटेल लोकेशन मतलब एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट बना दिया गया जो परमानेंट नेचर का है, और उसके बाद वहां से रूट करके गुड्स को बेचा जाता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर टेम्पररी सेटअप किया है जो खाली सेल करने के लिए किया जा रहा है टेम्पररी बेस पे, तो वो डायरेक्ट सेलिंग बन गया। नेक्स्ट, अच्छा जो 1986 में था ना डेफिनेशन, उसमें इतना प्रॉपर सब चीजें मतलब लिखी तो थी, लेकिन इन लोग ने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ये कर दिया गुड्स की डेफिनेशन में। दैट इज डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स फूड। फूड वर्ड प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया था ओल्ड डेफिनेशन के अंदर। ठीक है,
और वो एक जनरलाइज टर्म में यूज हो जाता था कि एनी प्रोडक्ट, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा फिर हिज ओन बेनिफिट, तो वो ओन बेनिफिट ये वो सब कुछ था, तो उसमें कहीं पे फूड वर्ड यूज नहीं होता था। 2019 के अंदर फूड वर्ड को भी ऐड कर दिया गया है। सो डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स फूड। अब ये फूड की जो प्रॉपर वर्ड है फूड का, उसको भी ऐड कर दिया गया है 2019 के अंदर, एक्ट के अंदर। नेक्स्ट, ई कॉमर्स। सो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अच्छा सॉरी, ये रिपीटेशन है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। मैं आपको ई कॉमर्स का मेन मतलब बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? सो ई कॉमर्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरर या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कोई पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स को बेचता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स का डेफिनेशन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो नॉर्मल डेफिनेशन आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स technologies or a process to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or to a consumer, and includes any online marketplace or online auction sites। देखो, अगर जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है तो मैं किसी का पोर्टल यूज करता हूं टू सेल माय प्रोडक्ट, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। जनरली आप देखोगे ना कि जैसे देखो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सो लोग रजिस्टर होते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो अगर सपोज मेरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शॉप है, मैंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साथ। अब क्या करूंगा मैं उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो उसमें क्या होगा? अमेजोन या फ्लिपकार्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपना रखेगा, बाकी का मेरा प्रॉफिट होगा, करेक्ट। उसको क्या करना है, वो भाई साहब कभी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो सब रिटेलर्स, होलसेलर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके वो ही प्रोडक्ट वो मार्केट में बेचता है, बराबर। अभी देखोगे तो मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन को यूज कर रहा हूं टू सेल माय प्रोडक्ट, करेक्ट। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जिसकी सर्विसेज को मैं यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को, तो वो मेरे लिए कौन हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हो गया वो, ठीक है। देखो, खुद का ई कॉमर्स का वेबसाइट होना बहुत अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर को यूज करना बहुत अलग है। अमेजोन, अगर मैं भी एक अपना शॉपिंग ऐप बना के उसको मैं मार्केट में लॉन्च करता हूं और उसके थ्रू प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, मैं ई कॉमर्स बिजनेस में आ गया। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे लोग रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट बेचते तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर भी बन गया फिर। देन एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एन एडवर्टाइजमेंट मीन्स any message, verbal statement, demonstration, depiction of the name, signature, likeness or other identifiable personal characteristics of an individual's, and depiction of the name of the seal of any institution or organization which makes the consumer believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making such endorsement। एंडोर्समेंट का मतलब ये एक एडवर्टाइजमेंट के रिलेशन में लिखा जाता है। सो कोई भी मैसेज वर्बल या ओरली, वर्बल कोई भी या दूसरे फॉर्म में भी अगर दिया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एंडोर्समेंट। डिपिक्शन ऑफ द नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे देखो, आप हर एक ब्रांड देखोगे ना, तो हर एक ब्रांड का एक प्रॉपर यूनिक आइडेंटिटी, सिग्नेचर, मार्क, लोगो होता है। तो वो एक खुद का अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं वो लोग, और उसके थ्रू बाद में वो आइडेंटिटी के दम पे वो लोग वो मार्केट को, प्रोडक्ट को, मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, करेक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं? एंडोर्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, बराबर। सो यहाँ पे अब मैक्सिमम डेफिनेशन एडवर्टाइजमेंट की भी लिखोगे तो कोई चीज गलत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में जो वो है नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये वर्ड ऐड होना चाहिए उसके अंदर। Next, harm. So harm in relation to a product liability includes damage to any property other than the product itself, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूजेज पे किसी की प्रॉपर्टी को हार्म हो गया, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज करने के टाइम पे वो प्रोडक्ट को कोई भी पर्सन की प्रॉपर्टी या खुद की या बाजू वाले की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ हार्म।
पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ। प्रोडक्ट यूज करने पे पर्सनल इंजरी हुआ, या तो प्रोडक्ट यूज करने से इलनेस हो गया, बीमारी हो गई कोई, या तो और सीधा टपक ही गया, तो वो भी एक हार्म ही काउंट किया जाएगा। मेंटल agony और इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी और इलनेस और टू डैमेज टू प्रॉपर्टी। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज करने पे पागल हो गए, ठीक है, या तो फिर इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, तो उसकी वजह से भी जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी बोलेंगे हम लोग हार्म। अभी क्वेश्चन ये आता है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से लोग पागल होते हैं? मैं बिस्किट खा के थोड़ी पागल होने वाला है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी के पागल नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें आता है कुछ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में कुछ प्रोडक्ट कंटेंट ऐसे होते हैं कि अगर वो प्रॉपर यूजेज, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लिया गया, ठीक है, या वो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर ही इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल थे, जैसे काफी सारे मेडिसिन का मैंने ऐसा सुना है कि अगर प्रॉपर यूजेज में नहीं लिया, या डोज एक एज आता है ना कि जब बच्चे को देना है तो इतना मिलीग्राम का मेडिसिन देना है, इसको देना है तो इससे ज्यादा मिलीग्राम का नहीं देना है, ठीक है, डायरेक्शन जब मतलब यूजेज होगा तो वो उसके ऊपर लिखा रहेगा वैसा ही लेना है, या डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना नहीं लेना है, ठीक है। तो हो सकता है काफी सारी मेडिसिन आपकी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर भी अफेक्ट करता है। देन एनी लॉस ऑफ कंसोर्टियम और सर्विस और अदर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ हार्म रिफर्ड इन सब क्लॉज 1, 2 और 3। ओके, हाँ, यहाँ पे जो पार्ट है रेड पार्ट वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी हार्म कॉज टू अ प्रोडक्ट इटसेल्फ or any damage to the property on account of breach of warranty conditions or any commercial or economic loss, including any direct, incidental or consequential loss relating thereto। मतलब क्या लिखा है? बट शैल नॉट इंक्लूड एनी हार्म कॉज टू प्रोडक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब देखो, मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, मोबाइल ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, ना मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, ना मुझे कुछ हुआ, तो प्रोडक्ट का डैमेज हार्म नहीं होता है। मतलब प्रोडक्ट का डैमेज, प्रोडक्ट को खुद को डैमेज होना, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज हार्म, ठीक है, वो हार्म नहीं है। हार्म हम लोग जो कंज्यूमर यूज करता है वो टर्म उसके लिए यूज होता है, प्रोडक्ट के खुद के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर ये भी लिखा है, और एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन। अगर प्रोडक्ट में यूज में ऐसा बोला गया था कि ये चीज मत करना, कंडीशन बेस्ड था, और फिर भी आपने उंगली करके वही चीज को किया, तो फिर उसकी वजह से जो नेगेटिव कंसेक्वेंसेस आएगा वो हार्म नहीं माना जाएगा, बराबर। जैसे समझो, अगर आप कोई क्रीम है, क्रीम में देखो हमेशा उसके बॉक्स पे देखोगे ना तो लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्रीम हमेशा एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा रहता है, करेक्ट। जैसे सोफ्रामाइसिन या कोई भी क्रीम ले लो आप, वो आपने उसके बॉक्स पे पढ़ा कि एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा है, ठीक है, फिर भी आप वो क्रीम चाड़ गए, जबकि लिखा था ना कि अलाउड नहीं है ये सब करना, फिर भी आपने किया, और सपोज उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रिएक्शन आ गया और आप बीमार पड़ गए, बराबर। देखो ऊपर क्या लिखा था, इलनेस, सेकंड पॉइंट में है इलनेस इधर, लेकिन आपको जो डायरेक्शन बोला गया था आपने उस हिसाब से यूजेज ही नहीं किया था, जो नहीं करने बोला है वही पहले कर रहे हो आप, तो फिर वो हार्म की डेफिनेशन में नहीं आता है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे गलती खुद कंज्यूमर की है, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन अगर टूथपेस्ट की मैं बात करूं फिर, तो अगर टूथपेस्ट तो ऑब्वियसली वो यूज तो होता ही है, वो मुंह में तो मैं डालेगा ही ब्रश करने के लिए, करेक्ट। और अगर फिर उसमें अगर हार्म होता है तो फिर ऑब्वियसली उसमें मुझे हार्म की डेफिनेशन में मैं आऊंगा और अकॉर्डिंगली मैं एक्शन भी लूंगा, क्लियर। तो ये याद रखना, बट शेल नॉट इंक्लूड वाला पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे लिखा है, और एनी कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की वजह से कमर्शियल या इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो आपका मॉनेटरी लॉस है, वो हार्म यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इंक्लूडिंग एनी डायरेक्ट, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल लॉस रिलेटिंग देयरटू, मतलब उससे रिलेटेड भी अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस, चाहे वो डायरेक्ट हुआ हो, इंसिडेंटली हो गया हो, या सबसे कंसिक्वेंशियल हो गया हो, तो वो सब भी हार्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है अ पर्सन हु मेक्स द गुड्स और पार्ट्स देयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये डेफिनेशन आप कौन सा वाला पढ़ सकते हो, एक चैप्टर पढ़ा था हम लोग ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसमें जो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन थी ना, वो सेम डेफिनेशन को यहाँ पे लिया गया है। तो देखो, मेक्स गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, मैं अगर गुड्स खुद बनाता हूं तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं गुड्स का कोई पार्ट भी बनाता हूं तो भी मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं पार्ट्स रेडीमेड लाके असेंबल करके गुड्स बनाता हूं, ठीक है, तो भी मैं मैन्युफैक्चरर हूं। पुट हिज ओन मार्क ऑन द प्रोडक्ट मेड बाय द अदर पर्सन, अगर मार्केट से रेडीमेड प्रोडक्ट उठा के लेके आता हूं मैं और उसके ऊपर अपनी कंपनी का स्टैंप या सील या लोगो चिपका देता हूं, तो भी दुनिया के लिए मैं कौन हूं? मैन्युफैक्चरर। भले मुझे पता है कि मैंने ये पूरे प्रोडक्ट के अंदर 1% भी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया है, लेकिन जब कोई केस करेगा तो मैं ये नहीं बोलेगा ना कि अरे मैंने तो खाली मार्क लगाया है, एक्चुअली प्रोडक्ट तो इसका है, आप इसके ऊपर केस करो। जिसका मार्क है, जिसका लोगो है, जनरल पब्लिक के लिए वही मैन्युफैक्चरर है, तो लीगल एक्शन भी उसके ऊपर ही होगा। क्लियर? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिएशन? मीडिएशन का मतलब क्या होता है? सो मीडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट। अच्छा देखो, जब भी अब तक हम लोग ने 1986 में क्या पढ़ा था कि जब कोई कंज्यूमर को कंप्लेन फाइल करनी है तो वो वैल्यू के हिसाब से जाएगा। सबसे कम वैल्यू है, लाइक हम लोग ने पढ़ा था लेस देन 20 lakhs, तो उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर आता है स्टेट कमीशन और फिर आता है नेशनल कमीशन। करेक्ट? धीरे धीरे हम लोग नेशनल कमीशन तक जाते थे। अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो तो है ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एज पर 2019 रूल्स, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि दोनों पार्टी रेडी है या ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोर्ट इन बिटवीन मीडिएशन प्रोसेस में केस डाल देगा और क्या बोलेगा कि गो एंड सॉल्व दिस डिस्प्यूट थ्रू मीडिएटर। फिर वो कोर्ट प्रोसीडिंग बंद होगा और मीडिएटर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन वो कौन से सिचुएशन में आएगा वो हम लोग आगे वो पार्ट डिस्कस करेंगे, तब मैं बता दूंगा आपको। क्लियर? बट फॉर अ टाइम बिंग मीडिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस बाय विच मीडिएटर, मतलब दो पार्टी का झगड़ा जो सॉल्व कराने आ रहा है वो मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी। सो देखो, ये एक नया डेफिनेशन है आपके लिए। सो प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर or a product seller of any product or service to compensate for any harm caused to consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in service relating thereto। देखो, अगर समझो मैं कोई फ्रूट जूस बेच रहा हूं बॉक्स के पैक में या टीन के पैक में, ठीक है, और वो प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में बेचा। मार्केट में जब वो प्रोडक्ट को बेचा ना, वो प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से किसी को हार्म हो गया। अभी हार्म का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने देखा है कि हार्म का डेफिनेशन क्या था। अगर किसी को हार्म हो गया, ठीक है, और सपोज वो हार्म होने के बाद उसको नेगेटिव इंपैक्ट जो हो रहा है, वो ऑब्वियसली उसके लिए कंपनसेशन मांगेगा। तो कंपनसेशन मुझसे मांगेगा, मैन्युफैक्चरर से मांगेगा। क्यों मेरे से मांगेगा? सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरी वो प्रोडक्ट को लेके एक लायबिलिटी भी है। ठीक है, खाली प्रोडक्ट बेच दिया, मेरा पैसा आ गया, मैं खत्म, अभी तुम लोग देख लो जो करना है करें, कुछ हार्म होगा मेरे को आके बोलना मत, ये नहीं चलता है। अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो तो जो भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में जा रहे हैं ना, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, इंडिविजुअली प्रोडक्ट के ऊपर वो मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी है, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर प्रोडक्ट वो यूज हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच गया मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर प्रोडक्ट लिया, यूज किया, हार्म हो गया, तो बैंड बच जाएगी मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है वो प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, सो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। थर्ड लाइन में लिखा है ना, टू कंपनसेट फॉर एनी हार्म, कंपनसेशन देने की जरूरत पड़ेगी फिर यहाँ पे। देन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, इसका मतलब क्या होता है? So, product liability action means a complaint filed by a person before a district commission or a state commission or a national commission, as the case may be,
फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन, क्या लिखा है, फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर द हार्म कॉज टू हिम। जैसे मेरा जूस का पैकेट कोई लेके गया, बॉक्स कोई लेके गया, उसने वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया, बेचारा बीमार पड़ गया, मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, इसकी वजह से वो बीमार पड़ा, ऑब्वियस है। सो वो ऑब्वियसली मेरे पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, तो वो बन गया प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। इट मींस अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट के यूज करने के बाद अगर किसी को हार्म हुआ, तो जब वो मेरे पे कंप्लेन फाइल करेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज, दैट कंप्लेन विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। लायबिलिटी के ऊपर आपने एक्शन ले ली, इसके लिए उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। क्लियर? तो देखो दो डेफिनेशन कनेक्टेड हो गए, एक प्रोडक्ट लायबिलिटी और एक प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी? कि जब मैन्युफैक्चरर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, तो उसकी वो प्रोडक्ट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, तो वो बन गया मेरा प्रोडक्ट लायबिलिटी। और सपोज अगर वो प्रोडक्ट जब कोई यूज करता है और अगर वो डिफेक्टिव नेचर का निकलता है और जिसकी वजह से किसी को कोई हार्म होता है, तो वो कंप्लेन फाइल करता है, तो वो क्या बन गया, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बन गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी प्रोडक्ट, assemble part, put or cause his own mark, makes a product and sell, distribute, lease, install, prepare, package, label, markets, repair, maintenance such product or it's otherwise involved in a placing such other product for a commercial purpose, or a design, produces, fabricates, construct or remanufactures any product before its sale. Being a product seller or of a product is also manufacturer of a such a product. तो देखो ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आते हैं। तीन तो ऑलरेडी हम लोग मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में पढ़ चुके थे। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, मेक्स अ प्रोडक्ट एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर, पैकेज, लेबल, मार्केट, रिपेयर, मेंटेन such products or is otherwise involved in placing such product for commercial purpose. तो रिपेयरिंग, रिपेयरिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब कुछ भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाता है। जैसे समझो अगर मैं है ना कोई पर्टिकुलर लिक्विड फॉर्म में कोई गुड्स बनाता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक कंपनी को दे देता हूँ, वो कंपनी है ना उसका पैकेजिंग करता है और उसको बाद में मार्केट में बेचता है, तो मैं तो मैन्युफैक्चरर है ही, पैकेजिंग जो कर रहा है वो भी मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हो सकता है पैकेजिंग के टाइम पे कुछ गफला किया, पॉसिबिलिटी है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आएगा। डिजाइन, प्रोड्यूसेस, फैब्रिकेट्स, कंस्ट्रक्ट और रीमैन्युफैक्चर्स एनी प्रोडक्ट बिफोर इट्स सेल, एंड बीइंग अ प्रोडक्ट सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरर ऑफ सच प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट सेलर है, वो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आता है। तो देखो डेफिनेशन है ना बहुत वाइड टर्म में ले लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट सेलर। प्रोडक्ट सेलर in relation to a product means a person who in the course of a business imports, अगर किसी ने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, सेल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, लीज किया, प्रिपेयर पैकेजेस, लेबल, मार्केट, रिपेयर, मेंटेनेंस, अदरवाइज is involved in placing such product for a commercial purpose and includes a manufacturer who is also a product seller, service provider। ये दो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सेलर भी होता है, जो हम लोग ने लास्ट पॉइंट में ही पढ़ा, या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी प्रोडक्ट सेलर ही काउंट होता है। ओके, सो ये था हमारा प्रोडक्ट सेलर का डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन है ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसमें आगे देखो और क्या चीज है। प्रोडक्ट सेलर में क्या नहीं आता है, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। सो क्या नहीं आता है प्रोडक्ट सेलर में, a seller of immovable property unless such person is engaged in the sale of constructed house or in the construction of home or flats। देखो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको मैं प्रोडक्ट सेलर नहीं बोलूंगा, लेकिन अनलेस क्या लिखा है, अगर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में इन्वॉल्व है तो, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम या फ्लैट में इन्वॉल्व है तो, बराबर। नेक्स्ट सेकंड है, provider of a professional services in any transaction in which the sale or use of the product is the only incidental thereto, but furnishing of opinion, skill or services being the essence of such transaction।
देखो, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है और वो प्रोफेशनल सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए कोई अगर प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, तो उस चीज के लिए वो प्रोडक्ट जब साथ में अगर आया है फॉर द पर्पस ऑफ दैट प्रोफेशनल सर्विसेज, और जिसमें मेन एसेंस प्रोफेशनल सर्विस से प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्या बोला मैंने, मेन एसेंस क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो जो प्रोफेशनल सर्विस दी जा रही है प्रोफेशनल सर्विस है, वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो सर्विस प्रोफेशनल सर्विसेज काउंट होगी और वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलर के लिए काउंट नहीं होगा और उसके ऊपर ये चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे समझो, अगर मैं, समझो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैंने है ना, मतलब मेरे काफी सारे क्लाइंट्स है, उसमें से एक क्लाइंट आके मुझे बोलता है कि हम लोग का है ना ये रजिस्टर मेंटेनेंस में थोड़ा एक इश्यू आता है, तो कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। मतलब देखो, मैंने खुद ने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है जो मैंने खुद ने अपने लिए डेवलप करा है, तो मेरा काम उससे अच्छा हो जाता है, तो चाहिए तो आप वो मेरा सॉफ्टवेयर लेके जाओ, उसका इतना पैसा होता है वो आप लेके जाओ, शायद आपकी देखो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी देखो, मेरा मेन सर्विस था वो क्लाइंट से रिलेटेड प्रोफेशनल सर्विस देना फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, करेक्ट, लेकिन उसको मैं एक हेल्पिंग हैंड के नाम पे एक सॉफ्टवेयर यूज करने दे रहा हूं जो भले मैंने उसको बेचा, बराबर। मेन एसेंस क्या है मेरा, उसको वो सॉफ्टवेयर बेचना कि उसको सर्विस देना, मेन तो सर्विस देना ही है। तो भले मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंटल मैंने एक प्रोडक्ट चिपका भी दिया है ना उसको, तो भी वो मैं, मतलब एज अ सीए मैं प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन में नहीं आऊंगा, ठीक है। देन a person who acts only in a financial capacity with respect to the sale of the product, who is not a manufacturer, wholesaler, distributor, retailer, direct seller or electronic service provider, who leaves a product without having a reasonable opportunity to inspect and discover a defect in the product। देखो बेस्ट है, लोन पे हम लोग लेते हैं, जैसे अगर कोई बाइक लेने जाओगे ना और उसको बोलोगे ना लोन पे चाहिए, तो क्या बोलेगा, ठीक है ये बैंक से हम लोग लोन आपको दिला देंगे। वो बैंक जिससे मुझे लोन दिलवा रहे टू परचेज दैट पर्टिकुलर व्हीकल, तो वो व्हीकल बेचने वाला व्हीकल कंपनी मेरे लिए प्रोडक्ट सेलर है, जिसके थ्रू मुझे लोन मिल रहा है। सपोज मैं लोन ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक से, सो आईसीआईसीआई बैंक वो गाड़ी या बाइक का प्रोडक्ट सेलर काउंट नहीं माना जाएगा, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने हैं, डज नॉट इंक्लूड में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो फिर दूसरा आता है कि अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ साथ इंसिडेंटली अगर कोई प्रोडक्ट दे देता है, और या तो फिर तीसरा कि कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है और उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका यूजेज, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बराबर। तो वो सब प्रोडक्ट डेफिनेशन, प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट जाते हैं हम लोग स्प्यूरियस गुड्स के ऊपर। तो स्प्यूरियस गुड्स का मतलब क्या होता है? सो स्प्यूरियस गुड्स मीन्स सच गुड्स विच आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, कि कोई प्रोडक्ट जेन्युइन है, जेन्युइन होता नहीं है लेकिन दिखाया जाता है जेन्युइन है। जैसे समझो मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं वो प्रोडक्ट को ऐसा बोल के बेच रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बनाया गया है, बराबर। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो फार्मिंग मैंने प्रॉपर एकदम केमिकल को यूज कर करके एकदम जो नॉर्मल तरीके लोग करते हैं वैसा ही किया है, कोई ऑर्गेनिक नाम की चीज उसके अंदर है ही नहीं, बराबर। तो मेरा जो गुड्स होगा, जो मैंने बनाया है, जो फॉल्स क्लेम करके ऑर्गेनिक गुड्स बोल के मैं बेच रहा हूं, तो मेरे गुड्स को क्या बोला जाएगा? स्प्यूरियस गुड्स, उसको बोला जाता है स्प्यूरियस गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो ये तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेशन है वो काफी सारी डेफिनेशन सिमिलर है कंपटीशन एक्ट से, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दैट द गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल, कि ये गुड्स ये क्वालिटी का है, ये स्टैंडर्ड का है, ये ग्रेड का है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है, और फिर भी ये सब चीजें ऐसी रॉन्गली हाईलाइट करके बेची जाती है, देन it will be treated as unfair trade practices. Then falsely represent that the services are of a particular standard, quality और grade. देखो सेम लिखा है, सेकेंड पॉइंट ऊपर गुड्स था, नीचे सर्विसेज, दैट्स द ओनली डिफरेंस।
अभी समझा कि लोगों को आंसर इतना लेंदी क्यों लगता है। लेंदी नहीं होता है, बस खाली टर्म्स इधर उधर करके लिखा जाता है और स्टूडेंट को बहुत डर लगता है फिर। देन falsely represent any rebuilt, second hand, renovated, reconditioned or old goods as a new goods। कुछ गुड्स होते हैं ना, जैसे कुछ सेकेंड हैंड होते हैं लेकिन अच्छा खासा कलर वलर मार के मस्त में वापस नया दिखे वैसा बना के बेच देते हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट में एक ट्रेंड चलता है रिफर्बिश मोबाइल का। तो जब वो लोग बेचते हैं ना, वो लोग बोलते हैं रिफर्बिश मोबाइल है ये। रिफर्बिश बोलने से फायदा ये हो जाता है कि प्रोडक्ट आपको पता है कि ये पुराना था, कुछ डिफेक्ट हुआ, उस डिफिकल्टीज को, वो डिफेक्ट को दूर किया और वापस अपग्रेड करके बना दिया। तो आप जब रिफर्बिश मोबाइल खरीदते हो ना, तो उसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस से बहुत कम होता है क्योंकि वो रिफर्बिश है। लेकिन कंपनी वो रिफर्बिश के टैग के साथ बेचता है। अगर वो रिफर्बिश का टैग हटा के बेचेगा तो लोगों को क्या लगेगा, ओरिजिनली न्यू ब्रांडेड पीस है जो ओपन तक नहीं हुआ है। लेकिन रिफर्बिश प्रोडक्ट ओपन होते हैं, उसके ऊपर रिपेयरिंग की जाती है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है एट लो प्राइस। बराबर। सो रिफर्बिश बोल के बेचा ना, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन रिफर्बिश प्रोडक्ट रिफर्बिश नहीं है ये बोल के बेच दिया तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बन जाएगी फिर। देन represent that the goods or the services have a sponsorship, approval, performance, characteristics, accessories, uses or benefits which such goods or services do not have। मैं अगर अपना प्रोडक्ट बेचता हूं और ऐसा लिखता हूं कि स्पॉन्सर्ड बाय this particular brand, this particular company, in association with this particular brand, this particular company, ठीक है, ऐसा लेकिन कुछ है ही नहीं। वो मैं इसके लिए कर रहा हूं ताकि उनकी गुडविल, जिसका एसोसिएशन दिखा रहा हूं, जिसका स्पॉन्सरशिप दिखा रहा हूं, उसकी गुडविल का फायदा उठा सकूं इसके लिए। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। Represents that the seller or the supplier has a sponsorship or approval or affiliation which such seller or supplier doesn't have। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप क्लेम करते हो जबकि आपका कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर ऑब्वियसली आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हो। जैसे अगर समझो, जैसे एफिलिएशन, अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरी जो बुक है इट इज एफिलिएटेड बाय, मतलब अप्रूव्ड बाय या रजिस्टर्ड विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। देन make a false or a misleading representation concerning the need for and a usefulness of any goods or services। मैंने ये दिखाया कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए यूजफुल है जबकि वो प्रोडक्ट उस चीज के लिए यूजफुल है ही नहीं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। जैसे वो एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे बीच में हॉर्लिक्स ने एक प्रोडक्ट निकाला था एग्जाम के टाइम पर, उसमें ऐसा लिखा था उन लोग ने एडवर्टाइजमेंट में कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है विच गिव्स अ बेटर मार्क। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। यूजफुलनेस दिखाया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट काम आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वैसा साइंटिफिकली कुछ प्रूव ही नहीं था वो कंपनी के पास। लेकिन उनको पता था मार्केट में एग्जाम की सिचुएशन है, पब्लिक टेंशन में है, पेरेंट्स टेंशन में है, बच्चे भी टेंशन में हैं, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाए। और बच्चे को वो टाइम पे अगर ऐसा बोला ना कि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मैं तो ऐसा बोल दूं ना अगर कि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और वन टाइम रीडिंग में याद भी रहता है, तो देखो मेरा प्रोडक्ट का क्या सेल होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हूं। देन नेक्स्ट आता है न्यू टॉपिक, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर to establish the Central Consumer Protection Council to be known as a Central Council। ठीक है, क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू एस्टैब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच इज नोन एज अ सेंट्रल काउंसिल। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। इसका मेन काम क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल का रोल प्ले करता है। And consist of the minister in charge of the Department of Consumer Affairs in the central government, who shall be the chairperson, and such number of other members or non-official members representing such interest as may be prescribed। Then
द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी। ये लोग जब सेंट्रल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं इनको जब नीड लगता है तब वो लोग मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। साल में एक बार तो मीटिंग होनी चाहिए। इनका है ना मेन काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना, एडवाइजेस देना रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। The Central Council shall meet at such time and place as the chairperson may think fit, and shall observe such procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed. The object of the Central Council shall be to render advice on the promotion and protection of the consumer rights under the Act. जैसे मैंने बताया इनका मेन काम होता है एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या नीड है, क्या करना चाहिए। मार्केट सिनेरियो में अभी ये सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो हमें ये चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो सब चीज़ के ऊपर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल काम करता है इन एसोसिएशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। देन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये स्टेट लेवल पे काम करेगा। सो every state government empowers to establish a state consumer protection council for such state to be known as the state council. The state council shall be an advisory council and consist of minister in charge of consumer affairs in the state government who shall be the chairperson. देखो अगर आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पढ़ोगे पूरा सेम है, उधर जिधर सेंट्रल लिखा है इधर उसमें स्टेट लिखना है, ठीक है। तो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। वो किसको एडवाइस देता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता था। ये किसको एडवाइस देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। क्योंकि एक्ट के अंदर काफी सारे पावर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेट वाइज आप एक्सरसाइज कर सकते हो। गवर्नमेंट चाहे तो वो एक्सरसाइज कर सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके लिए स्टेट को भी ये काउंसिल बनाने बोला गया है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट as may be prescribed, and such number of other official or non-official members not exceeding 10 as may be nominated by the central government. Maximum कितने होंगे, 10, जो भी nominate central government करेगा। The state council shall meet as and when necessary but not less than 2 meetings shall be held every year. Central में 1 था, इधर 2 हो गया minimum. Then state council shall meet at such time and place as the chairperson may thinks fit, and observe the procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed. यहाँ पे भी देखोगे तो आप सेम लिखा है, लेकिन लिखा है लास्ट में राइट्स अंडर द एक्ट विद इन द स्टेट, ये एक वर्ड ऐड हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये था हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसके नीचे आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल वाला जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट में रह के काम करेगा, स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होके काम करेगा। सेंट्रल वाला जो था वो साल में 1 मीटिंग करेगा, ये साल में 2 मीटिंग करेगा, बराबर। और वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं बट विद इन द स्टेट काम करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर और उसके नीचे का लेवल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। So, state government empowers to establish for every district with the effect from such date as may specify in such notification a district consumer protection council to be known as a district council. अब हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। The district council shall be an advisory council and consist the collector of the district. यहाँ पे फिर कौन होगा, collector of the district होगा, ठीक है। या तो फिर उसको और भी कोई नाम से बोला जाता है कोई स्टेट में, तो वो भी मतलब अल्टीमेटली वही पर्सन होगा। Who shall be the chairperson in such number of other official or non-official member representing interests as may be prescribed. The district council shall meet as and when necessary but not less than 2 meetings shall be held every year. ये लोग साल में कम से कम 2 बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। The district council shall meet at such time and place within the district as the chairperson may think fit and shall observe such procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed. और लास्ट वाला देखो पॉइंट अगेन सेम, लास्ट में ऊपर हम लोग ने
स्टेट में लिखा था विद इन द स्टेट, यहां पे लिखेंगे विद इन द डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट। तो देखो सबसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा सेंट्रल, फिर उसके नीचे हम लोग ने पढ़ा स्टेट और लास्ट में पढ़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीसीपीए। ठीक है, तो आगे अगर मैं कहीं पे भी सीसीपीए वर्ड यूज करता हूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, अभी ये एक अलग ही अथॉरिटी है, तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट अ चीफ कमिश्नर and such number of other commissioner as may be prescribed to be appointed by the central government to exercise the powers and discharge of the functions under the act. Headquarter of the authority at such place in the national capital region of Delhi, and it shall have the regional and other offices in any other place in India as the central government may decide. देखो इस तरीके से उसको फॉर्म किया जाता है, एक चीफ कमिश्नर होगा और बाकी के अदर मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। मेन ऑफिस होगा दिल्ली के अंदर, बाकी अदर एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एस्टैब्लिश कर सकता है। देन क्वालिफिकेशन, जो इसमें मेंबर्स काम करेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, देखो इसमें ना सिंपली एक ही चीज लिख दी गई है कि इसका सैलरी, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, क्राइटेरिया, ऑफिस टर्म, अलाउंसेस, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सो क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सैलरी सीजी, टर्मिनेशन सीजी, अपॉइंटमेंट सीजी, अलाउंस सीजी, टर्म्स ऑफ ऑफिस सीजी, ठीक है, सब कुछ सीजी के हाथ में होगा सीसीपीए में। देन वैकेंसी, so no act or a proceeding of the central authority shall be invalid merely by reason of any vacancy or any defect in the constitution of the central authority, any defect in the appointment of a chairperson acting as a chief commissioner or as a commissioner, any irregularity in the procedure of the central authority not affecting the merits of the case। देखो क्या लिखा है, no act or a proceeding of central shall be invalid, कोई भी प्रोसीडिंग जो सीसीपीए के अंदर चल रही है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर कोई वैकेंसी खाली है, प्रॉपर है या डिफेक्टिव तरीके से फुलफिल किया गया है, फिलअप किया गया है, या तो अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव तरीके से किया गया है, या उसका जो फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है और फिर डिसीजन पास किया गया है, तो भी वो इर्रेगुलर नहीं है, इनवैलिड नहीं है। चाहे डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट हो, इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो, इम्प्रॉपर फॉर्मेशन हो, कुछ भी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सीसीपीए की प्रोसीडिंग के ऊपर, उसके डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर है ना कुछ प्रोसीजर्स आती है, तो कौन कौन सा रोल प्ले करेगा वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। ओके, सो द सेंट्रल अथॉरिटी शैल रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस, कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, वो सब चीजें वो लोग डिसाइड करेंगे। अलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमंग्स द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। दो लोगों में डिवाइड किया जाता है जनरली रोल, एक चीफ कमिश्नर को दिया जाता है और कुछ एक्टिविटीज कमिश्नर को हैंड ओवर होती है। द चीफ कमिश्नर शैल हैव द पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो भी चीफ कमिश्नर अपॉइंट होता है ना, चीफ कमिश्नर सुप्रीम पावर में आता है, वो लोग सारी एक्टिविटी से रिलेटेड सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके हाथ में होते हैं और वो लोग सारी चीजें फंक्शन करते हैं फॉर सेंट्रल अथॉरिटी। चीफ कमिश्नर में डेलीगेट ऑफ सच पावर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एज ही में थिंग्स फिट। जो भी उनके पावर्स है वो चाहे तो वो पावर किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, टू एनी कमिश्नर इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ अ रीजनल ऑफिस और एनी अदर सच ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन विंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीपीए के अंदर। अभी सीसीपीए है ना, ये एक अथॉरिटी है, वो लोग खुद कभी इन्वेस्टिगेशन करने जनरली नहीं जाते, तो जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन विंग को दे दिया जाता है, जो एक सेपरेट पूरा डिपार्टमेंट जैसा काम करेगा और उनके हाथ में इन्वेस्टिगेशन करने के पावर्स होते हैं।
So the central authority shall have an investigation wing headed by the Director General for the purpose of conducting inquiry or investigation under this act as may be directed by the central authority. तो आप देखोगे ना, सेंट्रल अथॉरिटी इधर है, उसके नीचे आता है इन्वेस्टिगेशन विंग. सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग को बोलेगा कि तेरे को जाके इन्वेस्टिगेशन करना है इस मैटर के ऊपर, तब जाके वो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. उसका हेड कौन होगा इन्वेस्टिगेशन विंग का? डायरेक्टर जनरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीजी. The central government may appoint a DG and such number of additional DG, director, joint director, deputy director and assistant director. ठीक है, अभी इसमें भी देखो, इसको बोला ऐसा जाता है एडिशनल डीजी, जॉइंट डीजी, डेप्यूटी डीजी, ये सब डीजी की पोस्ट है. From amongst the person who have experience in the investigation and possess such qualification in such manner as may be prescribed. Then सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आता है नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर ही और पॉइंट्स. सो एवरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर shall exercise his powers and discharge his functions subject to the general control, supervision and the direction of the DG. देखो, उसके नीचे जितने भी लोग आए ना, जॉइंट डीजी आया, असिस्टेंट डीजी आया, एडिशनल डीजी आया, डेप्यूटी डीजी आया, 4 टाइप के लोग आते हैं. ये चारों के चारों लोग है ना डीजी के कंट्रोल में काम करते हैं. तो डीजी ऊपर रहेगा, नीचे ये 4 लोग रहेंगे. करेक्ट. डीजी जो भी बोलेगा, जैसा भी बोलेगा, वो उनको काम करना है. और जो भी रिपोर्ट बनाएंगे ये 4 लेवल के लोग, जो 4 डिफरेंट लोग हैं, वो सारे रिपोर्ट बना के डीजी को हैंड ओवर करेंगे. The DG may delegate all or any of his powers to the additional DG or director, joint director or a deputy director and assistant director as the case may be while conducting inquiries or investigation under this act. DG अपना पावर ये 4 में से किसी को भी हैंड ओवर कर सकता है, लेकिन वो जनरली वो पर्टिकुलर केस इन्वेस्टिगेशन उसके लिए ही होता है. लाइफ टाइम के लिए या परमानेंट के लिए वो पावर हैंड ओवर नहीं होते कभी. नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस. सो मेन सीसीपीए का काम क्या है? अब तक देखो ये जो भी पढ़ा था ना, उसमें लोगों को यही लग रहा था ये सब ठीक है, लेकिन बताओ अल्टीमेटली ये करता क्या है? तो देखो अल्टीमेटली ये लोग करेंगे क्या. प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एज अ क्लास एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट. ठीक है, तो वायलेशन जब भी होते हैं कोई कंज्यूमर के राइट्स का, तो उनका प्रोटेक्शन का काम होता है सीसीपीए का. कोई भी कंज्यूमर राइट को एनफोर्स कराना है, एप्लीकेबल कराना है इंडिया के अंदर, ताकि कंज्यूमर को उस चीज का एडवांटेज मिले, इसके ऊपर भी ये लोग काम करते हैं. प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर दैट नो पर्सन एंगेजेस हिमसेल्फ इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. वो लोग स्टॉप करते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के नाम पे ना हो, और अगर हो रही है तो उसको स्टॉप कैसे करना है, इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है. Ensure that no false or misleading advertisement is made of any goods or services which contravenes the provisions of this act or the rules or the regulations made there under. ठीक है, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर हो रही है गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो ये सब चीज के ऊपर ध्यान देने का काम इनका है. Ensure that no persons take part in the publication of any advertisement which is false or misleading. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पावर्स टू रिकॉल गुड्स. ये सीसीपीए का एक स्पेशल पावर है जो उनको सेक्शन 20 में ग्रांट किया जाता है. सो एज पर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, वेयर द सीसीपीए is satisfied on the basis of investigation that there is a sufficient evidence to show violation of any consumer rights or unfair trade practice by a person, it may pass such order as may necessary, including, जैसे समझो मेरा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर डिफेक्टिव गुड्स बनाए, डिफेक्टिव बिस्किट्स बनाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, तो अथॉरिटी जो सीसीपीए है वो मेरे साथ क्या कर सकता है? इंक्लूडिंग रिकॉलिंग ऑफ द गुड्स और विड्रॉल ऑफ द सर्विसेज विच आर डेंजरस, हजार्डस और अनसेफ. क्या पहले तो बोलेंगे कि जितने भी ये बिस्किट मार्केट में बेचे ना, सबको रिटर्न बुलाओ, रिकॉल करवाओ, ठीक है, मार्केट से विड्रॉ करो, ये बोल सकते हैं.
reimbursement of the prices of the goods or services so recall to the purchase of goods or services. ये भी बोल सकते हैं कि जिसने अगर खरीद लिया है उससे भी वापस मंगाओ और उनको जो भी कंसिडरेशन उसने पे किया था वो कंज्यूमर ने वो उनको रीपे कर दो. एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिस विच आर अनफेयर एंड प्रेजुडिशियल टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. अब से ये एक्टिविटी नहीं करनी है, ये एक्टिविटी बंद करनी है. ठीक है, या तो हो सकता है अगर बहुत सीरियस नेचर का हो तो प्रोडक्ट ही मेरा वो पर्टिकुलर बंद करवा दे. वो उनके हाथ में है, सीसीपीए को क्या डिसीजन लेना है वो लोग की चॉइस है अल्टीमेटली, और वो केस टू केस अलग अलग डिसीजंस दे सकते हैं. देन सर्च एंड सीजर. So according to section 22 of the act, for the purpose of conducting an investigation after preliminary inquiry under section 19(1), the DG or any other officer authorized by him in this behalf or the district collector as the case में भी. देखो हर एक लेवल पे अलग अलग है. डीजी अलग लेवल पे काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग लेवल पे काम करता है. As the case may be, if he has any reason to believe that any person has violated any consumer rights or committed unfair trade practices or causes any false or misleading advertisement to be made, shall enter at a reasonable time to any such premises and search for any document and record or article or any other form of evidence and seize the document, record, title. प्रीमाइसिस में जाके रीजनेबल टाइम में जाके, रीजनेबल टाइम मींस जनरली वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट एज अ वर्किंग आवर्स. ठीक है, सो वर्किंग आवर्स में जाके वो लोग इंस्पेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, सर्च कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आर्टिकल जो भी अगर उनको मिला तो उसको सीज भी कर सकते हैं, मतलब अपनी कस्टडी में भी उसको ले सकते हैं. मेक अ नोट और एन इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड और आर्टिकल, और उसका एक नोट बनाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्लेस से हम लोग ने क्या क्या चीजें सीज की है. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेक्सेशियस सर्च. देखो ये एक नया टॉपिक है जो शायद अभी तक आपने कोई भी चैप्टर के अंदर अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ा होगा, जो यहाँ पे एक एक्ट में 2019 में ऐड किया गया है. सो द डीजी और एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 22 who knows that there are no reasonable grounds for so doing and yet searches or causes to be searched any premises, seizes any record, register or other document or article, shall for every such offence be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or a fine which may extend to 10,000 rupees or both. देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है. DG or any other officer exercising power under section 22 who knows that there are no reasonable ground for doing so. अगर कभी भी वो लोग पावर को एक्सरसाइज करते हैं और वो पावर एक्सरसाइज करने के टाइम पे उनके पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो लोग जाके कोई प्रेमाइसिस में जाके चेक करते हैं, कोई सर्च लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आर्टिकल को कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर उनको लगता है कि यहाँ पे इस केस में पनिशमेंट इतना जो स्पेसिफाई किया है मॉनिटरी या इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और वो टाइप पे जब सर्च किया जाता है तो उसको बोला जाता है वेक्सेशियस सर्च. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. यहां से थोड़ा पार्ट अभी नया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है. अब तक तो जो भी पढ़ा नया ही था, बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी. अभी देखो कैसा है, ये जून 2020 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का. ठीक है, सो 1986 भी हम लोग ने पढ़ा है और इन लोग ने अभी बोला कि 2019 भी पढ़ो, बराबर. अभी 1986 में डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन पढ़ा था. यहाँ पे उस चीज को बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, बराबर. अभी देखो इसमें आंसर्स आपको कैसे लिखने वो मैं पहले बता देता हूं. अगर आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन 3 फॉरम्स एज पर 1986 तो पुराना वाला लिखना है. अगर आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन 3 फॉरम्स अंडर 2019 तो ऑब्वियसली मैं 3 नया वाला लिखेगा. लेकिन अगर खाली मेरे को इतना पूछा एक्सप्लेन 3 फॉरम्स और कुछ नहीं बोला कि 1986 के हिसाब से लिखना है या 2019 के हिसाब से लिखना है, तो क्वेश्चन आता है लिखने का क्या. सिंपल सॉल्यूशन, आप लिखो 2019 का, बराबर. एंड
whenever you are starting with the answer, just mention that as per latest amendment of the Consumer Protection Act 2019, following are the three forums, and then write down this answer. बराबर, लेकिन ये स्टेटमेंट लिख के आंसर लिखना है, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि ये तीन फोरम्स अभी कैसे है, उनका रोल कैसा है, क्या लिमिट हो गई, कुछ जगह पे चेंजेस है, कुछ पैटर्न में भी चेंजेस आ गए। तो पहले देखो तीनों में एस्टैब्लिश बाय, तीनों को एस्टैब्लिश करने वाला कौन है, एक ही सीजी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो तीनों में सेम पॉइंट है। दूसरा आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितने नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं और अपॉइंट कौन करता है। तो देखो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक प्रेसिडेंट होगा प्लस मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सीजी, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रेसिडेंट होगा प्लस मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम जो सीजी बताएगा उतना। स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट होगा प्लस मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम जो हायर नंबर सीजी बताएगा वो। एंड अगर मैं नेशनल कमीशन की बात करूं तो प्रेसिडेंट, लेकिन उसमें फिर एज लिमिट आएगा, मैक्सिमम एज 70 प्लस मिनिमम 4 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स या मिनिमम मेंबर्स जो भी अपॉइंट करोगे, मेंबर्स की एज मैक्सिमम होगी 67, बराबर। और वो भी जो भी अपॉइंट होंगे अदर मेंबर्स मोर देन 4 अगर अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट करने का पावर सीजी के हाथ में। सो नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको पहले में याद रखना है प्रेसिडेंट प्लस 2, दूसरे में याद रखना है प्रेसिडेंट प्लस 4 और तीसरे में याद रखना है प्रेसिडेंट प्लस 4, लेकिन लास्ट वाले में एज लिमिट भी याद रखनी पड़ेगी, बराबर। और हायर नंबर तो सब में सीजी ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन, देखो पुराने में था डिस्ट्रिक्ट में था अप टू 20 लाख, देन स्टेट लेवल पे था 20 लाख टू 1 CR और लास्ट में था 1 CR एंड अबव। अब ये लिमिट चेंज कर दी गई है और अभी लिमिट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन अगर डिस्ट्रिक्ट का देखोगे तो अप टू 1 CR, स्टेट का हो गया 1 CR टू 10 CR उसके बीच में, एंड मोर देन 10 CR वो नेशनल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाली मॉनेटरी लिमिट है 2019 के हिसाब से। देन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेन सब में अलाउड है, आपको फिजिकल फाइलिंग करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तीनों में प्रोविजंस ये भी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी कंप्लेन की कर सकते हो। देन आता है एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेन। एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेन का मतलब होता है कि आप जब कंप्लेन फाइल करोगे तो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी 21 डेज के अंदर, बराबर। 21 डेज के अंदर मतलब क्या होता है, आज मैंने कंप्लेन फाइल किया लेकिन कंप्लेन एंटरटेन होगा नहीं होगा वो मुझे थोड़ी ना पता है, तो मुझे बताया जाएगा 21 डेज के अंदर कि आपकी कंप्लेन बराबर है और अभी हम लोग इसके ऊपर हियरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या तो 21 डेज के अंदर ऐसा रिप्लाई आएगा कि आपकी कंप्लेन बराबर नहीं है, प्रॉपर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं किया है कि आप क्या कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्लेन रिजेक्ट हो गई। 21 डेज खत्म हो गए और कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से। सो इन दैट सिचुएशन मैं ये मान लूंगा कि मेरी कंप्लेन को रिसीव कर लिया है, अब कंप्लेन के ऊपर एक्शन चालू हो जाएगा। सो if there is no reply within 21 days then it will be treated as a deemed accepted, it is not a deemed refused, ठीक है। सब जगह पे वही रूल है 21 डेज 21 डेज 21 डेज। तो 21 डेज के अंदर आपको इंटीमेशन आएगा कि कंप्लेन रिसीव हुई है और उस पर प्रोसीडिंग चालू होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट कंसेंट फॉर मीडिएशन, अगर आप देखोगे ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, क्योंकि जनरली कैसा होता है स्टेट लेवल पे वो वैल्यू बहुत बढ़ती है तो मीडिएशन जनरली नहीं कराते। और दूसरा ये भी होता है कि स्टेट लेवल पे अपील केसेस भी आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में अनसैटिस्फाइड लोग थे वो भी आएंगे, तो जब अपील करेगा तो उसको क्या मीडिएशन के लिए भेज दोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो इसके लिए फिर ये ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलता है। कौन सा वाला पार्ट, मीडिएशन लेवल वाला पार्ट। तो देखो कंसेंट फॉर मीडिएशन, पार्टीज कैन राइट एन एप्लीकेशन विद इन 5 डेज आफ्टर कोर्ट सजेशन। देखो कोर्ट जनरली सजेशन देता है कि दिस मैटर कैन बी सॉल्व थ्रू मीडिएशन प्रोसेस, तो दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करेगा और 5 दिन, जिस दिन कोर्ट ने बोला ना कि थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो कि क्या करना है, तुम लोग को मीडिएशन में जाना है कि नहीं जाना है, 5 दिन के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा कि आपको मीडिएशन प्रोसेस में जाना है कि नहीं जाना है। दोनों पार्टी अगर रेडी हो जाती है कि ठीक है
वी आर रेडी टू मूव फॉर अ मीडिएशन प्रोसेस। तो फिर आपको कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है केस यहाँ पे हम लोग अभी नहीं चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी आपका केस ट्रांसफर किया जाएगा मीडिएशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेस आफ्टर रिसीविंग द कंसेंट केस विल बी ट्रांसफर टू मीडिएटर विद इन 5 डेज। जैसे ही कंसेंट आ गया दोनों पार्टी का, तो दोनों पार्टी फिर सामने वाले केस ट्रांसफर कर देंगे, कोर्ट केस ट्रांसफर कर देगा कितने दिन में, 5 दिन के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केस जनरली इसमें भी अलाउ किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे बहुत रेयर केस में होता है, ज्यादा मीडिएशन प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपील, कि जिस दिन आपका डिसीजन आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस टाइम पे अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है वो डिसीजन से, तो इफ यू आर प्लानिंग टू फाइल एन अपील देन यू कैन गो फॉर एन अपील, एन अपील विल बी फाइल्ड within 45 days from the date of the decision of the court that particular forum। ठीक है, स्टेट लेवल पे आपके पास होंगे 30 days एंड केस मस्ट बी सेटल विद इन 90 days ऑल्सो। ये पुराने एक्ट में ना ऐसे कोई लिमिट नहीं होती थी कि केस इतने दिन में खत्म होना चाहिए, लेकिन इस एक्ट के अंदर 2019 के अंदर है ना एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, कि पहले तो देखो अभी समझो जो 5 करोड़ का केस था वो डायरेक्टली स्टेट में आया होगा, अगर वहां पे कोई डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 30 दिन में अपील कर सकता है किधर, नेशनल में जाके। सो अपील यहाँ पे 30 दिन में होती है। लेकिन अगर समझो कभी कोई डिस्ट्रिक्ट से केस आया अपील वाला केस, तो अपील वाले केस 90 डेज के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। ये जो स्टेट का रूल है वो सेम रूल एज इट इज आपको कहां मिलेगा, नेशनल में भी मिलेगा। सो नेशनल में भी 30 डेज के अंदर अपील और 90 डेज के अंदर केस सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट में एक पॉइंट डाला है मैंने, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल मेंबर्स विल बी डिसाइडेड बाय सीजी। हर एक का क्वालिफिकेशन सीजी खुद डिसाइड करेगा। देखो पुराने एक्ट में हम लोग ने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट में हाई कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब पढ़ा था ना। इधर ऐसा कोई क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है, सीधा ये पॉइंट डाल दिया है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स विल बी डिसाइडेड बाय सीजी। बट ये एक ऑब्वियस चीज हो जाएगी फिर कि प्रेसिडेंट होगा वो जज के लेवल का ही होगा और अदर मेंबर्स फिर कोई डिफरेंट रैंक होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीडिएशन प्रोसेस। अभी जो अभी तक पढ़ रहे थे ना कि मीडिएशन में जाएंगे, मीडिएटर अपॉइंट होगा, वो अभी आके केस हैंडल करेगा, तो वो क्या है। सो सेक्शन 74 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल to be attached to each of the district commission and the state commission of that state। जैसे देखो मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्यादा होता है, स्टेट लेवल पे बहुत कम होता है, बट फिर भी बनाया जाता है वो। सो फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर्स टू एस्टैब्लिश अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल टू बी अटैच्ड टू द नेशनल कमीशन एंड ईच ऑफ द रीजनल बेंचेस। नेशनल लेवल पे भी होता है बट उसका यूजेज कम होता है। अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल consist of such person as may be prescribed। Every consumer mediation cell shall maintain list of impanel mediator। impanel mediator मतलब कौन से mediator को पैनल पे अपॉइंट किया गया है। list of cases handled by the cell, कौन से cases वो सेल जो अपॉइंट किया गया है, फॉर्म किया गया है मीडिएशन सेल, वो कौन से केसेस को हैंडल करेगा। ठीक है, देन मतलब वो लोग ने जो केसेस हैंडल किए या ऑनगोइंग चल रहे वो भी उनको लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग and any other information as may be specified by the regulation। ये सारी चीजें मीडिएशन सेल जो होगा वो अपडेटेड अपने पास रखेगा। नेक्स्ट, empanelment of the mediators। so national commission or the state commission or the district commission as may be shall prepare a panel of the mediator to be maintained by the consumer mediation cell attached to it on the recommendation of the selection committee consisting of the president and member of that commission। इन सबको अपॉइंट करने का काम सिलेक्शन कमिटी भी करता है। The qualification and experience required for the empanelment as a mediator, the procedure for the empanelment, the manner of the training empanel mediators, the fees payable to the empanel mediator, the terms and the condition for the empanelment, the code of conduct for the empanelment mediator, the grounds on which and the manner in which empanel mediator shall be removed। ठीक है,
और empanelment shall be cancelled on the matters shall may be specified by the regulations. ठीक है, इसके ऊपर रेगुलेशंस जो भी होंगे वो सब कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी, उनका टर्मिनेशन, उनके पावर्स, ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, फीस कितना इनको पे किया जाएगा, सब कुछ उसमें रेगुलेशन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा. देन द पैनल ऑफ मीडिएटर प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be valid for the period of 5 years. एक बार पैनल पे अगर कोई मीडिएटर अपॉइंट होता है तो उसकी वैलिडिटी जनरली 5 years होती है. And the empaneled mediator shall be eligible to consider for the re-empanelment for another term, subject to such condition as may be specified by the regulation. उसको reappointment भी किया जा सकता है for another term, लेकिन another term के टाइम पे जो conditions basic condition है वो उसको fulfill करनी पड़ेगी. Next, duty of mediator. mediator का duty क्या है? So according to the section 77 of the act, it shall be the duty of the mediator to disclose. mediator को क्या disclose? duty of the mediator to disclose, क्या disclose करना है? Any personal, professional or financial interest in the outcome of the consumer dispute. कि कोई भी जब dispute उसके सामने आएगा उसका ड्यूटी है कि उसका कोई फाइनेंशियल या एक्टिव इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर. The circumstances which may give rise to the justifiable doubt so as to his independence or impartiality. कि जो भी उसको डिसीजन देना एकदम इम्पार्शियल होकर डिसीजंस देना है लॉ को फॉलो करके. एंड सच अदर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन. नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडिएटर. सो सेक्शन 78 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस मे बी is satisfied on the information furnished by the mediator or on the information received from any other person including parties to the complaint, and after hearing the mediator it shall replace the mediator by another mediator. देखो जनरली क्या होता है कि अगर कोई पार्टी बोलता है कि उसका एक्टिव इंटरेस्ट है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसका केस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्ट तरीके से, तो वो कंप्लेन करके मीडिएटर को रिप्लेस कर सकता है. रिप्लेसमेंट का पावर गवर्नमेंट के हाथ में भी है. वो लोग कभी भी कोई भी कंडीशन में जो उनको लगता है कि ये प्रॉपर कंडीशन नहीं है तो वो मीडिएटर को हटा के उसकी जगह पे सेक्शन 78 के हिसाब से नया मीडिएटर भी अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेटलमेंट थ्रू मीडिएटर. सो if an agreement is reached between the parties with respect to all the issues involved in the consumer dispute or with the respect of in only सम ऑफ द इश्यूज कि जो पार्टी के बीच में सारे के सारे डिस्प्यूट थे या कुछ डिस्प्यूट है, द टर्म्स ऑफ द सच एग्रीमेंट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग अकॉर्डिंगली. पहले तो वो सारी चीज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड साइन बाय द पार्टीज टू द सच डिस्प्यूट और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. या तो दो पार्टी इन्वॉल्व है वो दोनों साइन करेंगे, या तो अगर दो पार्टी में से किसी एक का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी साइन कर सकता है. Section 80 subsection 2 states that the mediator shall prepare a settlement report of the settlement and forward the signed agreement along with the such report to the concerned commission. ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, मीडिएशन जो भी होगा, जो भी सेटलमेंट होगा वो लोग को सेटल करके देंगे राइटिंग फॉर्म में और मीडिएटर उसके ऊपर साइन करेगा. पार्टीज को भी कॉपी दी जाती है फॉर एनफोर्समेंट, और जो रिस्पेक्टेड कमीशन के थ्रू उनके पास ये केस आया है उनको भी ये दिया जाता है. डिस्ट्रिक्ट वालों से केस आया तो डिस्ट्रिक्ट वालों को रिपोर्ट देना पड़ता है. Where no agreement is reached between the parties within the specified time or the mediator is of the opinion that the settlement is not possible. अगर मीडिएटर ने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि ये दो गधे साले समझ ही नहीं रहे, इनको समझा के मैं थक गया, अब मीडिएशन पॉसिबल नहीं है, he shall prepare his report accordingly and submit the same to the concerned commission. तो वो भी लिख के एक रिपोर्ट बना के दे देगा जहां से मैटर आया है उधर. फिर वो कमीशन डिसाइड करेगा कि इसका करना क्या है, क्योंकि अब तो मीडिएशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वालों ने या जो भी रिस्पेक्टेड कमीशन था उसको क्या लगता था कि मीडिएशन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मीडिएशन में सॉल्व हुआ ही नहीं. अब मीडिएशन में सॉल्व हुआ ही नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो फिर वापस रिपोर्ट किसको, मीडिएटर रिपोर्ट बना के दे देगा कमीशन को. अब वो कमीशन देखेगा करने का क्या है, केस वापस चलाने का है और एक बार मीडिएटर नया अपॉइंट करके ट्राई करने का है. अभी वो उनको जो करना है वो लोग करेंगे. देन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन. देखो ये पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सो एक्सेप्शनल केसेस ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन
याद करो एक बार फिर से, थोड़ा चैप्टर में पीछे जाओ आज के लेक्चर में, जो मैंने बताया था प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, दो चीजें थी। प्रोडक्ट लायबिलिटी, मैं मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड लायबिलिटी है, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। सामने वाला जब कंप्लेन फाइल कर रहा है तो प्रोडक्ट लायबिलिटी के ऊपर एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो कौन से एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे कंप्लेन फाइल नहीं हो सकता है? सो केसेस हम लोग देखते हैं। In any product liability action based on the failure to provide adequate warning or instruction, the product manufacturer shall not liable. Product manufacturer shall not be liable. मतलब product manufacturer liable नहीं है। कब? If number one, the product was purchased by an employer for use at workplace and the product manufacturer had provided warning or instruction to such employer. ऑलरेडी वार्निंग दिया हुआ था, फिर भी ये भाई साहब ने अपने कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट को यूज किया, तो ऑब्वियसली फिर लायबिलिटी नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा। द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट एंड नेसेसरी वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू द परचेजर ऑफ द कंपोनेंट और मटेरियल, बट द हार्म वाज कॉज्ड टू द कंप्लेनेंट बाय यूज ऑफ द एंड प्रोडक्ट in which such component or material was used. मैं समझो कोई केमिकल मैन्युफैक्चरर है, मैंने किसी को केमिकल बेचा, लेकिन वो भाई साहब है ना, मेरा केमिकल यूज करने वाला किस तरीके से, कोई अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब वो 10 केमिकल को समझो मिक्स करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाला था, और वो फाइनल प्रोडक्ट सपोज वो आपके मशीन में यूज करने वाला है। अब उसका वो जो केमिकल बनाने का काम था ना, उसमें 10 केमिकल उसने मिक्स किए, उसमें से एक कंपोनेंट मेरा केमिकल है। अब उसने 10 केमिकल मार्केट से खरीदे, वो मिक्स किया और उसको मशीन में यूज किया, बराबर। और अब समझो मशीन खराब हो गया, या उसकी क्वालिटी खराब हो गई, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मैं एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वो केमिकल मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बराबर। क्यों? देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको क्या बोला कि मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, आपको इस तरीके से उसको यूज करना है, ठीक है। लेकिन वो भाई साहब ने उसका मिक्सचर करके, अभी देखो बाकी 9 कंपोनेंट अगर उसने ऐड किए, हो सकता है मेरा कोई कंपोनेंट, मेरा जो कंपोनेंट था उसमें से 9 में से कोई एक कंपोनेंट के साथ ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर कोई चीज आप मिक्स करोगे ना तो ध्यान रखना है इस चीज में ये मिक्स मत कर देना, नहीं तो पूरा केमिकल खराब हो जाएगा, ठीक है। अब सामने वाले ने जब केमिकल खरीदा, मिक्स किया, उसको इस चीज का नॉलेज ही नहीं कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या थे, हो सकता है मैंने जो बोला था वही कंपोनेंट अंदर निकला और खराब हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन द प्रोडक्ट वाज वन which was legally meant to be used for a dispense only by or under the supervision of an expert or a class of experts, and the product manufacturer had employed reasonable means to give the warning or instruction for usage of such product to such expert or class of expert। देखो एक बार फिर से लिखो क्या लिखा है। The product was one which was legally meant to be used or dispensed only by or under the supervision of expert, कि मैंने प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट जब मैंने बेचा ना कि, और उसमें मैंने ये भी लिखा whenever you are using this product, आपको एक्सपर्ट के सुपरविजन के अंदर ये प्रोडक्ट को यूज करना है, खुद यूज मत कर लेना, बिकॉज ये आपको यूज करने नहीं आएगा। सामने वाले ने उसी चीज को इग्नोर करके अपने हिसाब से विदाउट एनी एक्सपर्ट को यूज कर लिया और फिर उसको हार्म हो गया, तो ऑब्वियसली मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द कंप्लेनेंट while using such product was under the influence of alcohol or any prescription drug which had not been prescribed by medical practitioner। दारू वारू पी के अगर मेरा प्रोडक्ट उल्टे तरीके से यूज कर लिया तो और अगर हार्म होगा, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? ठीक है, तो ये था जो अमेंडमेंट वाला पार्ट आया है लेटेस्ट वाला 2019 के हिसाब से उतना। फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रेफर ओनली दिस मच पार्ट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑलमोस्ट मैंने 90% चीजें कवर कर ली है जो प्रिस्क्राइब की है। कुछ चीजें जो मैंने कवर नहीं की वो भी मैं बता देता हूं, जैसे गुड्स की डेफिनेशन मैंने नहीं कवर की है, सर्विसेज की डेफिनेशन मैंने नहीं कवर की है। क्यों? वो सब सेम एज इट इज जो पुराने एक्ट में था, आपको वही रेफर करना है। ठीक है, तो जो रिपीटेड चीज है ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे उसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा ये अमेंडमेंट वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।